सखी सहेली कार्यक्रम सुनने वाली सभी सखियों, सभी श्रोताओं को संगीता श्रीवास्तव और आरती श्रीवास्तव का नमस्कार। आरती, क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक, आप बताइए। बिल्कुल ठीक है। और देखिए, मौसम जो है वो करवटें ले रहा है, तो बहुत सारी सावधानियां भी हैं, बहुत सारी सतर्कता भी हैं। और जो घूमना फिरना जो लोग पसंद करते हैं, तो भाई उनके लिए भी बदला बदला सा मौसम है। तो इस बारे में आज बात करेंगे। और पर्यटन स्थल बसपा वैली, सांगला वैली जिसे कहते हैं, उसकी भी बात करेंगे। तो धीरे धीरे बता देते हैं कि आज कौन कौन सी बातें हैं हमारे सखी सहेली कार्यक्रम में। जी हाँ, और आज हम बात करेंगे अपने शौक की, अपने हुनर की, कि आप किस तरह से अपने शौक को पहचान सकते हैं और पहचानने के बाद उसमें अपना करियर भी बना सकते हैं और उसको निखार सकते हैं। तो फिर शौक से देखिए किस तरह से करियर निखरता है। और साथ ही साथ जो ऑनलाइन शॉपिंग होती है आरती, वो भी आजकल बहुत ज्यादा की जा रही है। तो इससे कुछ फायदे भी हैं और कुछ बहुत सारे नुकसान भी हैं। हाँ, सतर्कता की भी जरूरत है। तो इस विषय पर भी बात करेंगे। और कुछ और हम बात करेंगे उन दिनों को याद करेंगे जब हम छोटे छोटे थे। और कई लोग तो बड़े होने के बाद भी अपने भाई बहनों के साथ में मीठी सी तीखी सी नोकझोंक करते ही रहते हैं। तो हमारे श्रोताओं ने लिखना भी शुरू कर दिया है भाई कि किस तरह से नोकझोंक हुआ करती थी। तो मैं भी वही पढ़ रही थी, देख रही थी, तो बड़ा मजा आ रहा था देखकर पढ़कर कि किस तरह से नोकझोंक का एक, कहते हैं ना कि एक दौर सा चलता था, है ना। तो उसमें ये होता था कि भाई हार कौन मानने वाला है ना। तो उस पर भी बात करेंगे। लेकिन जो शौक की बात आपने कही है कि अगर सोच लिया जाए कि कुछ भी नामुमकिन नहीं है, क्योंकि अक्सर जब हम शौक की बात करते हैं तो फिर ये होता है कि क्या आता है और क्या नहीं आता। तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। हम अक्सर कहते हैं कि शौक बड़ी चीज है। देखा जाए तो वाकई ये इतना बड़ा है कि जीवन में आने वाली परेशानियों से तो बचाता ही है, वक्त पड़े तो कमाई का जरिया भी बन जाता है, मुसीबत की बारिश के बीच किसी छाते की तरह शौक है। तो वहीं मुखर होकर भीड़ के बीच एक अलग पहचान बनाता और दिखता सा है शौक। और फीके से दिनों की मिठास जो होती है और जीवन के सफेद कैनवास पर रंग बिखेर देता है, जो ये शौक है उसकी बात हम कर रहे हैं। और संगीता जी, अक्सर हम कहीं गहरे अपने शौक को संजो कर रखे रहते हैं। सबका कोई ना कोई शौक रहता ही है कि वो कुछ ना कुछ करते ही है। कोई पेंटिंग करता है, तो कोई ट्रैकिंग का शौक होता है, किसी को कुछ न कुछ करते ही रहते हैं। जैसे बर्फीले वातावरण में कोई बीज एकदम सोच आ जाता है जब ज्यादा बर्फ पड़ रही होती है, तो उस वक्त फिर, लेकिन जैसे ही वो वातावरण उसके अनुकूल होता है, वो वापस से अपना अनुकरण उसमें करने लगता है। तो देखिए क्या ही सुंदर बात है ये कि वातावरण चाहे जैसा भी हो, लेकिन अंकुरण जब होता है तो फिर उसकी बात ही अलग होती है। हुनरमंद लोगों की अगर बात की जाए तो ऐसे ही होते हैं जो अपने आसपास मौजूद लोगों को आराम और सुकून देते हैं। तो पहचानिए खुद को और अपने शौक को समझने की कोशिश में जुट जाइए और किस तरह से काम करने में जो सबसे ज्यादा खुशी की अनुभूति होती है, जो भी काम हम करते हैं आरती, उसमें जो हमें खुशी की अनुभूति होती है वो भी बड़ी अलग सी होती है। बिल्कुल। और कौन सा ऐसा शौक है जो सबसे ज्यादा आपको आकर्षित करता है? आप पहले इस चीज को पहचानिए, क्या करना चाहते हैं, किस काम को करने में आपको ज्यादा मजा आता है। और वो कुछ भी हो सकता है, डांस हो सकता है, म्यूजिक, पेंटिंग, कुकिंग या बागवानी, कुछ भी हो सकता है। और या फिर कहानियां, कविताएं कहना, लिखना, सुनना, कुछ भी आप कह सकते हैं। तो ये सब चीजें शौक में ही आती हैं हमारे। और हमारे अंदर जो भी हुनर है, कोशिश करें उसे संवारने की, उसे निखारने की। काम कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता। अपने शौक को व्यवसाय का रूप देकर उसे आजीविका का साधन भी बनाया जा सकता है और आत्मनिर्भर बना जा सकता है। देखिए, जैसे किसी को बोलने का बहुत ज्यादा शौक होता है तो रेडियो पे भी आ जाता है। जी। तो जो भी हमारा शौक है, लेकिन उसमें भी बड़ी जो है, देखिए कोई भी शौक हो उसे साधने की जरूरत होती है। तो जो भी हमारा शौक है उसे लेकर जरूरी है कि हम हमेशा सजग रहें और उससे जुड़ी बात से जो भी अपडेट्स है वो हम लेते रहें। और मुश्किल समय भी अगर आता है तो शौक को अपना हथियार बनाकर उसका मुकाबला करें। तो मंजिल तक पहुंचने से हमें कोई रोक नहीं सकता। जरूरत है निरंतर प्रयास करने की, खुद पर विश्वास रखने की, क्योंकि ऐसे ही लोग अपनी हिम्मत और मेहनत के बल पर कुछ ऐसा कर गुजरते हैं कि वो सबके लिए प्रेरणा का स्रोत बन जाते हैं। बिल्कुल। और ऐसे संघर्षशील लोग केवल अपने लिए ही नहीं बल्कि सकारात्मक ऊर्जा के साथ पूरे देश और दुनिया की बेहतरी के लिए भी काम करते हैं। अपने अनुभवों से तो हम सभी बहुत कुछ सीखते हैं। जो भी हम
अपने अनुभव करते हैं, पर कई बार दूसरों के जीवन के अनुभव भी हमें बहुत कुछ सिखा जाते हैं और हमारे अंदर एक जज्बा पैदा करते हैं और हमें विपरीत परिस्थितियों से जूझने का हौसला देते हैं। और देखिए कि जो सोचिए कि कितनी बड़ी बात है कि जब हमारा शौक न सिर्फ हमारी आजीविका का साधन बन जाता है बल्कि और भी ज़रूरत के समय पर सहारा देता है और एक कह सकते हैं ना कि आशा का सूरज हमारी हथेली पर उगता है तो आसपास ही नहीं बल्कि दूर तक निरंतर रोशनी की एक नहीं नदी सी कहते हैं कि बह जाती है। तो जीवन के उजाले जो हैं इस तरह से जीवन में भर जाते हैं। तो शौक है तो उसे जरूर कहते हैं कि अमली जामा देना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, उसको देखिए, पहचानिए और जो भी चीज आपको सबसे अच्छी लगती है उसे करना छोड़िए मत, उसे करिए और उसको और निखारिए। जीवन से भरी तेरी आँखें मजबूर करें जीने के लिए सागर भी तरसते रहते हैं तेरे रूप का रस पीने के लिए जीवन से भरी तेरी आँखें। तस्वीर बनाए क्या कोई लिखे तुझ पे कविता, रंगों छंदों में समाएगी, रंगों छंदों में समाएगी, किस तरह से इतनी सुंदरता एक धड़कन है तू दिल के लिए, एक जान है तू जीने के लिए जीवन से भरी तेरी आँखें। सुगंध है सांसों में, बाहों में कमल की कोमलता, किरणों का तेज है चेहरे पे, किरणों का तेज है चेहरे पे, हिरणों की है तुझ में चंचलता, आंचल का तेरे है तार बहुत, कोई चाक जिगर सीने के लिए जीवन से भरी तेरी आँखें मजबूर करें जीने के लिए जीवन से भरी तेरी आँखें। आरती जी हाँ, इस गीत में एक बड़ी सुंदर सी पेंटिंग बनाते हैं जो कलाकार हैं वो, और बहुत ही सुंदर पेंटिंग वो होती है। तो देखिए पेंटिंग भी एक तरह का शौक है या जो भी आपको अच्छा लगता है। तो हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि इस बढ़ती उम्र को हम कम नहीं कर सकते, लेकिन अपनी मानसिकता से हर व्यक्ति रहन सहन, खान पान और शौक को जिंदा रखे तो जिंदगी का आनंद भरपूर तरीके से ले सकते हैं। उम्र बढ़ने के साथ साथ आदमी का रहने का अंदाज जो होता है उसमें भी बदलाव आना शुरू हो जाता है।
मसलन ढीले ढाले कपड़ों का पहनावा मनोरंजन से दूर, शादी ब्याह में नए कपड़ों का नहीं पहनना और सबसे ज़्यादा अपने दोस्तों को छोड़कर घर में कैद कर लेना खुद को। ये भी कुछ लोग करते हैं। घर परिवार में कोई नए कपड़े खरीदना चाहता है तो उसे मना भी कर देना भी होता है। सबसे पहले बढ़ती उम्र में शौक जिंदा रखने के लिए और फिट रहने के लिए एक्सरसाइज करना सबसे ज़रूरी है और इसके साथ साथ प्रोटीन भी ज़रूरी है। हर रोज़ कम से कम 8 घंटे की नींद बढ़ती उम्र के लिए आवश्यक है। शौक जिंदा रखने के लिए संगीत एक मेडिसिन का काम करता है। अपने आप भी अकेले में जो गीत होते हैं उन्हें आप गाते हैं, गुनगुनाते हैं और जो उम्र होती है उसको दराज में रख दें, उम्र दराज न बने। तो इस तरह का इन्होंने लिखा है। तो शौक तो देखिए है कि हाँ, मन से भी बहुत इसका, और वैसे भी उम्र से शौक को कुछ बिल्कुल जोड़ना नहीं चाहिए। शौक हमेशा जिंदा रहना चाहिए, क्योंकि देखिए उम्र तो बस एक नंबर की तरीके से है। अगर आप शौक अपना जिंदा रखते हैं और वैसे ही लगे रहते हैं, एक्टिव रहते हैं, तो कोई मतलब नहीं कि आप हम कितने बड़े हो गए, कितने उम्र दराज हो गए, इसका कोई मतलब नहीं है। बस अपने शौक को आप जिंदा रखिए तो आपके अंदर जिंदा दिली बनी रहेगी। और इसी तरह का शौक है देखो ये जो ऑनलाइन वाला है। बिल्कुल। और लेकिन बस ये सतर्क रहें तो आप, ऐसा भी नहीं कोई परेशानी होगी आपको, बस सतर्क रहना हर चीज में जरूरी है। जी जी। तो अगर हम ऑनलाइन शॉपिंग की बात करें तो ऑनलाइन शॉपिंग के दौरान मिलने वाली छूट जो होती है संगीता जी, सभी को लुभाती है, हम सभी को, और साथ ही सस्ता और अच्छा सामान भी घर बैठे मिल जाता है। लेकिन इस सब के बीच कभी कभी लोग ठगी का शिकार भी बन जाते हैं। ये सच है कि ऑनलाइन पेमेंट ने पहले की तुलना में लोगों की जिंदगी को बहुत आसान बना दिया है। इसके माध्यम से शॉपिंग कर सकते हैं, हम टिकट की बुकिंग कर सकते हैं, पानी बिजली का बिल चुका सकते हैं और भी बहुत सारे जो वित्तीय लेन देन होते हैं हम सब कुछ इसके जरिए कर सकते हैं। तो लेकिन इस दौरान होने वाली जो मामूली सी गलती है बड़े आर्थिक नुकसान का कारण बन सकती है, क्योंकि ठगों की नजर ऑनलाइन भुगतान करने वाले लोगों पर ही रहती है। खासतौर पर जो त्योहारों के सीजन में जो अलग अलग तरह की जो वेबसाइट्स होती हैं उनसे मिलती जुलती जो और भी कह सकते हैं कि दूसरी वेबसाइट्स होती हैं उनमें शायद वो बात नहीं होती। तो इस पर भी निगाह रखने की बहुत ज़रूरत है और इन साइट्स पर काफ़ी कम कीमत पर सामान दिखाया जाता है। सस्ते के फेर में लोग आकर्षित भी होते हैं, पेमेंट भी कर देते हैं और ऑनलाइन शॉपिंग के लिए यूज़ किए गए जो बैंक अकाउंट होते हैं, क्रेडिट डेबिट कार्ड नंबर और CVV नंबर को ठगी करने वाले धोखे से हासिल कर लेते हैं और हम जो हैं वो इस तरह से ठगी का शिकार हो जाते हैं। तो इस बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। वैसे भी देखिए हम लोग हमेशा पढ़ते भी रहते हैं और बताते भी रहते हैं कि आपके जो अकाउंट नंबर होते हैं उनसे मिलती जुलती जो जानकारियां हैं वो आप किसी से भी शेयर ना करें, किसी को भी ना बताएं, ना लिख कर दें। तो ये बात तो होती है, तो सतर्कता बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। और ऐसी घटनाओं से बचने के लिए हमेशा खरीदारी वेरीफाइड साइट से ही करिए, जो कि कंपनियां ऑनलाइन शॉपिंग के क्षेत्र में जो भी कंपनी है वो अपना नाम बना चुकी हैं, तो वहां से खरीदारी करेंगे अगर आप, तो फ्रॉड की संभावना थोड़ी कम हो जाती है। और इसलिए लुभावने ऑफर्स के फेर में ना पड़ें और साथ ही इस बात का हमेशा ध्यान रखिए कि वो वेबसाइट्स जिनका URL HTTPS के बजाय HTTP से शुरू होता है वो सुरक्षित नहीं है। इसके अलावा सार्वजनिक स्थानों पर असुरक्षित वाईफाई जो कि पासवर्ड से प्रोटेक्टेड नहीं होता है, या फिर किसी साइबर कैफे का वाईफाई का उपयोग अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग में करते हैं तो आपके द्वारा सबमिट की गई जितनी भी व्यक्तिगत जानकारी है, जैसे आपके क्रेडिट कार्ड का विवरण और संपर्क जानकारी, सब कुछ हैक हो सकती है, क्योंकि वहां से वो आपकी जानकारियां चुरा सकते हैं क्योंकि आपने उसका उपयोग किया है। इसलिए बहुत इसी सतर्कता के साथ में कभी वाईफाई जो पब्लिक वाईफाई होता है उसका यूज कभी भी मत करिए, क्योंकि उससे आपका डेटा चोरी हो सकता है। या फिर कई लोग साइबर कैफे में जाके कर लेते हैं, चलो अब यहाँ पे नहीं चल रहा है तो चलो वहां पे जाके कर, लेकिन कभी भी शॉपिंग साइबर कैफे में जाकर मत करिए। तो ये बहुत ही सावधानी जो है इसमें बरतने की जरूरत है। और आजकल जो माहौल है तो ठगी का एक तरीका अपनाया जा रहा है, जहां कोई व्यक्ति किसी ऑनलाइन साइट से भी आपकी जानकारी चुनाकर डिलीवरी बॉय बनकर कॉल करता है कि आपका पार्सल है, और अगर आप मना कर देते हैं तो कहा जाता है कि कैंसिल करने के लिए OTP आएगा
और OTP बताते ही खाते से जो पैसे हैं वो गायब हो जाते हैं। आपके ईमेल बॉक्स में भी कई तरह के प्रमोशनल मेल भी आते हैं और साथ ही इसमें कई बार लिंक दिया होता है, तो कभी भी लिंक पर क्लिक न करें। हमेशा जो ब्राउज़र है उससे जो एड्रेस है उसके बारे में URL टाइप करें। बिल्कुल, तो जो आपका ब्राउजर रहता है उसके एड्रेस बार रहता है जो उसमें आप उसका पूरा URL टाइप करके तभी आप उस पे शॉपिंग करें या जो भी चीज़ आपको करनी है, किसी वेबसाइट का पता करना है तो पहले आप उसका ब्राउजर पे आप डालिए, एड्रेस बार रहता है उस पर डालिए आप URL उसका। तो जैसे HTTPS, अगर S नहीं आ रहा है तो आप अपनी जानकारी मत दीजिए, वो सुरक्षित नहीं होगी। HTTPS होता है सुरक्षा के लिए, आपकी जो भी चीज़ें हैं वो डेटा आपका सुरक्षित रहेगा, इसलिए हमेशा ध्यान रख कर ही करिए। केवल लिंक पे अगर आप क्लिक करेंगे तो वो चीज़ों की वजह से आप अपना डेटा चोरी करवा सकते हैं या ठगी का शिकार बन सकते हैं। और फिर इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति आपसे किसी एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए कहता है तो ऐसा बिल्कुल ना करें। देखिए कई बार ऐसा होता है ना आरती कि कुछ भी चीज़ें जैसे आ जाती हैं तो उसमें इतना ज़्यादा ये होता है कि मन हो जाता है कि भाई चलो ये करके देखें इसमें है कि नहीं है, तो उससे भी बहुत सतर्क रहना है, यानी कि आप उसको अच्छी तरह से समझ लें और उसके बाद करें। तो ऑनलाइन नेट बैंकिंग इस्तेमाल करते समय इस बात का ध्यान रखना है कि ट्रांजैक्शन हमेशा पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप या फ़ोन पर ही करें। किसी भी जो अपरिचित नंबर से आपके पास अगर कॉल या मैसेज आए, कोई लिंक, कोई फोटो आए तो उस पर क्लिक ना करें, क्योंकि जो हैकर्स है तो चूक का इंतजार होता है सभी को। और अक्सर लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते समय ऐप या वेबसाइट पर अपनी बैंकिंग जानकारी जैसे डेबिट, क्रेडिट कार्ड नंबर सेव कर देते हैं, जिससे आसानी रहे और दोबारा भरना न पड़े जानकारी। तो ये भी बहुत सावधानी से करना है। और उस पे आप बेहतर होगा कि उस पे जानकारी डालने के बजाय आप डालने के बाद उसको हटा दें, तो उसको डिलीट कर दीजिए। जब शॉपिंग करनी है तब आप डाल दीजिए और शॉपिंग करने के बाद उसको डिलीट कर दीजिए वहां से। तो वो एक सावधानी रहेगी, एक सतर्कता से आप काम करेंगे तो वो। और दूसरी चीज है, कई बार जब हम कोई भी चला रहे होते हैं, कुछ भी फेसबुक या कोई भी चीज हम चला रहे होते हैं, कोई भी सोशल साइट पे होते हैं, तो पॉपअप होते हैं, कोई बहुत सी चीजें होती हैं जैसे कि एडवर्टीजमेंट्स आते हैं, तो वो बीच बीच में आने लगते हैं। तो उन पॉपअप के ऊपर बिल्कुल भी आप क्लिक मत करिए, क्योंकि क्लिक करेंगे तो वो वायरस है या आपका डेटा चुराने के लिए आप क्रॉस भी कर रहे हैं अगर उसके ऊपर, तो भी हो सकता है कि वहां से आप ठगी वो का बार बार आते ही रहते हैं उस पर। बिल्कुल, वो उसको आप बिल्कुल भी क्लिक ना करें, ना क्रॉस करने की कोशिश करें, उस पेज को बिल्कुल बंद कर दीजिए, नहीं तो आप ठगी का शिकार बन सकते हैं। तो फिलहाल सुन लेते हैं एक गीत। तुम्हें मोहब्बत है हमसे माना, बताओ इसका सबूत क्या है। तुम्हें मोहब्बत है हमसे माना, बताओ इसका सबूत क्या है। ये हाथ सीने पे रख के देखो, ना पूछो इसका सबूत क्या है। तुम्हें मोहब्बत है हमसे माना। ना पूछो इसका सबूत क्या है। तुम्हें मोहब्बत है हमसे माना।
तुम्हारे होती तो जान लेते। जो आग सीने में है हमारे, तुम्हारे होती तो जान लेते। बगैर कोई सबूत मांगे हमारी चाहत को मान लेते। तुम्हारी आंखों में काश होता हमारी आंखों में जो नशा है, हमारी आंखों में जो नशा है। यही नशा जो रहे हमेशा, तो हम भी चाहत का जाम पी लें। यही नशा जो रहे हमेशा, तो हम भी चाहत का जाम पी लें। ये दौर सागर यूं ही चलेगा, तो लेके साफी का नाम पी ले। मगर ये हम पर करम की नजरें बदल ना जाएंगी, क्या पता है। ये हाथ सीने पे रख के देखो, ना पूछो इसका सबूत क्या है। तुम्हें मोहब्बत है हमसे माना। हमें तो साफी से वास्ता है, सुराही बदले या जाम बदले। हमें तो साफी से वास्ता है, सुराही बदले या जाम बदले। तेरे दीवाने कभी न बदलेंगे, चाहे सारा निजाम बदले। तेरे ही कदमों में जान देंगे, ये दिल तुझे जब के दे दिया है। तुम्हें मोहब्बत है हमसे माना। और जी हाँ, बोलिए। संगीता जी, लेकिन संभल जाइए, अभी हम ऑनलाइन शॉपिंग की बात ही कर रहे हैं। संभल जाइए, क्योंकि ये आसानी कभी बड़ी मुश्किल का भी कारण बन सकती है कि अगर हम जी। ध्यान ना दें किसी चीज के ऊपर, और हम जैसे कि हम बात कर रहे थे अभी बीच में यहाँ पे कि किस तरह से हम क्लिक कर देते हैं, कोई चीज ऐसी दिखती है हमें, उस पर क्लिक कर देते हैं कि चलो ये हम इसको ले लेते हैं। तो वो चीज भी हमारे लिए मुश्किल का कारण बन सकती है, और आप ठगी का आसान शिकार बन सकते हैं। साथ ही ध्यान रखें कि आपको मल्टी फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन यानी कि MFA की सुविधा मिलती है। इसके तहत यदि कोई कभी आपके खाते पर लॉगिन करने का प्रयास करता है, तो आपको ईमेल और मैसेज द्वारा सूचित कर दिया जाता है, और साथ ही ये सुविधा हैकर्स के जो हमले होते हैं उससे भी बचाती है। और क्योंकि उसमें आपसे पूछा जाता है, और आपकी जो आपके फिंगरप्रिंट है उससे इस हिसाब से लिया जाता है, तो जब आप उसको कर देते हैं तभी आपका जो उस चीज को खाते से पैसे निकलते हैं। तो ये सुविधा भी है, तो इतना ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। ऑनलाइन शॉपिंग करिए, लेकिन सतर्कता के साथ करिए। हाँ, बिल्कुल। और एक हमारे श्रोता ने लिखा है कि सुरक्षित ऑनलाइन शॉपिंग संभव है, बशर्ते आप संभावित जोखिम से अवगत हों और उचित सावधानी बरतें। दुर्भाग्य से सभी ई-कॉमर्स साइटें वास्तविक नहीं हैं। घोटालेबाज स्थापित वास्तविक खुदरा विक्रेताओं की तरह दिखने के लिए डिजाइन की गई नकली वेबसाइटें स्थापित कर सकते हैं। वे कम कीमतों पर लोकप्रिय कपड़ों के ब्रांड, आभूषण और इलेक्ट्रॉनिक्स की पेशकश कर सकते हैं। कभी-कभी उपयोगकर्ताओं को वे वस्तुएं प्राप्त होती हैं जिनके लिए उन्होंने भुगतान किया है, लेकिन वे आमतौर पर नकली होती हैं। अन्य समय में
उपयोगकर्ताओं को कुछ भी प्राप्त नहीं होता और इस वजह से हमें सतर्क रहने और की ज़रूरत है। लेकिन लिखते हैं कि आमतौर पर नकली होती है कुछ जो भुगतान किया गया ये वेबसाइटें और अन्य समय में उपयोगकर्ताओं को कुछ भी प्राप्त नहीं होता, तो हमें सतर्क रहना चाहिए। जी, और हमेशा इस बात को लेकर जागरूक रहें कि अगर आपने कोई प्रोडक्ट नहीं मंगवाया है, कोई चीज़ आपने नहीं मंगाई है, तो उसे आपको किसी भी OTP के जरिए या किसी भी तरह से कैंसिल करने की जरूरत है ही नहीं। तो आप पहले अब इस चीज़ को कंफर्म कर लीजिए कि आपने वो चीज़ मंगाई है कि नहीं मंगाई है, क्योंकि आप उसे पहले ही वहीं से कैंसिल कर सकते हैं। और अगर वहाँ पे आके आपसे कैंसिल करने को कह रहे हैं तो भी आप पता करिए फ़ोन लगा के, जो कस्टमर केयर होता है उसके बाद, क्योंकि आपने अगर उसे नहीं मंगाया तो उसे आपको किसी भी OTP के जरिए कैंसिल नहीं करना है। लेकिन अगर किसी परिस्थिति वश आप ऑनलाइन ठगी का शिकार बन ही गए हैं तो तुरंत 112 या 1930 पर कॉल करके अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं, या फिर भारत सरकार के साइबर क्राइम पोर्टल के माध्यम से, जिसका URL है https और cybercrime.gov.in है। इस पर आप शिकायत दर्ज करें। इसके अतिरिक्त आप नजदीकी थाने में जाकर साइबर हेल्प डेस्क या साइबर क्राइम थाने में भी अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। तो ये सब चीजें जो हैं वो तो बनी हुई हैं आरती कि सुविधा हो लोगों को, है ना। लेकिन अपने तरफ से भी कई बार ऐसा होता है कि भाई बहुत ज्यादा ये होता है कि चलो ये भी देखें वो भी देखें, तो इसमें भी सतर्क रहने की जरूरत है। अच्छा, कई बार ये भी होता है, देखिए एक हमारी श्रोता ने लिखा है कि अभी शादी में जाना हुआ, मेरे परिवार की एक लड़की जैसा ड्रेस पहने हुए थी, हूबहू वही ड्रेस और एक लड़की पहनी थी, तो दोनों की नजरें मिली और एक दूसरे को देखते हंस पड़ी। ऑनलाइन शॉपिंग का देखिए कभी कभी ऐसा भी होता है कि भाई जो भी हम लोग खरीदते हैं उसमें कई बार ऐसा हो जाता है। हालांकि ये तो एक कह सकते हैं कोइंसिडेंस है, लेकिन होता है कई बार। और एक और श्रोता मतलब इन्होंने आगे लिखा है कि कोविड के बाद जो ऑनलाइन शॉपिंग है उसका कारोबार बहुत बढ़ा है, पर सभी चीज ऑनलाइन खरीदना जमता नहीं, खासकर जूते। जब भी शादी ब्याह की बात आती है तो लोग दुकान में जाकर ही कपड़े खरीदना पसंद करते हैं। तो दुकान की तो देखिए बात अलग होती है ना, क्योंकि वहां आप देखते हैं क्या मटेरियल है, उसको देखते हैं क्या चीज है, और उसके बाद जो सुविधा होती है कि आप उसको नाप कर भी देख सकते हैं। और कई बार ऐसा होता है ऑनलाइन शॉपिंग जब हम लोग करते हैं तो हम देख कर कुछ और मंगाते हैं पर निकल जाता है कुछ और। तो वैसे में आप ये देख लें कि उसको बदलने की सुविधा है कि नहीं है, तो उसमें भी सतर्कता बहुत जरूरी है। अच्छे से पढ़ के उसके बारे में पूरी डिटेल्स पढ़ने के बाद, सब पूरा पढ़ने के बाद ही आप उस चीज को ऑर्डर करिए। और वो अगर आपके पास चीज वो नहीं आई तो आप उसको रिटर्न भी कर सकते हैं। बिल्कुल, आपको पैसे आपके वापस ही मिल सकते हैं। हाँ बिल्कुल, बस सतर्क रहें तो आप कुछ भी आराम से कर सकते हैं ऑनलाइन शॉपिंग। अब एक छोटा सा अंतराल नहीं अंतराल आरती। देखिए अंतराल जो था वो काफी छोटा सा था, पूरा हो चुका है और अब हमें जाना भी है। हाँ, जाना तो है घूमने के लिए। हाँ घूमने चलते हैं बिल्कुल जी। तो कहाँ चल रहे हैं? आज हम जा रहे हैं हिमाचल प्रदेश चलते हैं। हाँ, ये हमने बताया भी था। वहाँ की सुंदरता बहुत ही सुंदर है। हिमाचल प्रदेश देश का एक ऐसा राज्य है जहां हर कोई घूमने जाना चाहता है, हम भी चाहते हैं। खूबसूरत वादियां, बर्फ से ढके हसीन पहाड़, झील, झरने और रंग बिरंगे फूलों की चादर से ढका हिमाचल प्रदेश अपने आप में एक स्वर्ग है।
और हिमाचल प्रदेश न केवल शिमला, कुल्लू मनाली, डलहौजी या धर्मशाला के लिए ही जाना जाता है, बल्कि कई अद्भुत और मनमोहक घाटियों के लिए भी दुनिया भर में मशहूर है। हिमाचल प्रदेश में स्थित सांगला वैली भी एक बेहद ही अद्भुत और शानदार वैली है। तो इस वैली की खूबसूरती इस कदर प्रसिद्ध है कि यहाँ एक बार घूमने के बाद आप इसकी सुंदरता को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाएंगे और यहाँ से आपका जाने का मन ही नहीं करेगा। बिल्कुल। और हिमाचल की ये सांगला वैली हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में मौजूद है। और इस सांगला वैली को हम बसपा वैली के नाम से भी जानते हैं। और 3000 मीटर से भी अधिक की ऊंचाई पर स्थित ये घाटी कई अद्भुत नजारों के लिए जानी जाती है। इस घाटी की खूबसूरती में चार चांद लगाने वाली एक बसपा नदी के किनारे किनारे घूमने का आनंद ही कुछ और है। और ये नदी हिमालय के ग्लेशियर से निकलती है और हिमाचल की पहाड़ियों से होती हुई कई शहरों से गुजरती है। सर्दियों के दिनों में ये नदी जम जाती है, लेकिन जैसे ही बर्फ पिघलने लगती है ये इस नदी की धारा तेज होती जाती है। और साथ ही ये भी बता दें कि ये नदी भारत और चीन के बॉर्डर पर स्थित है। तो फिर तो और भी देखने लायक महत्वपूर्ण भी है। हाँ, हमारे एक श्रोता ने देखिए आरती लिखा है कि बसपा घाटी सांगला घाटी के आसपास घूमने की जगह है। अब तो आप जान ही चुके होंगे कि भारत और चीन के लिए ये नदी क्यों खास है। आपको ये भी बता दें कि बसपा घाटी में घूमने के लिए एक से एक बेहतरीन और अद्भुत जगहें मौजूद हैं। यहाँ रूपिंदर्रा और यहाँ की घाटी किनारे में मौजूद राक्षम गांव जो है, बौद्ध मठ और बैरिंग नाग मंदिर जैसी कई अन्य और मनमोहक जगहें मौजूद हैं। इनके अलावा ये घाटी ट्रैकिंग के लिए भी बेहद फेमस है, जानी जाती है। बिल्कुल। और सांगला घाटी ज्यादातर शुष्क पहाड़ों के बीच एक हरा भरा स्वर्ग है। फलों से लदे बागीचे, देवदार से ढकी ढलानें और फूलों से ढके घास के मैदान सांगला घाटी की विशेषता है। इसके चितकुल क्षेत्र में भोजपत्र के वृक्ष भी बहुत बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। और सांगला घाटी नीले आसमान, तेज बहती बसपा नदी, ऊंची चोटियां, गहरी घाटियों, सेब के बगीचे, संस्कृतियों के मिश्रण की भूमि है। और जो सांगला, कामरू, रक्षम और चांसू बसपा घाटी के प्रमुख जगहें हैं। इनके अलावा सांगला घाटी ट्रैकिंग के लिए भी बहुत प्रसिद्ध है, जैसा कि हमारे एक श्रोता ने भी लिखा है। तो यहाँ ट्रैकिंग का आनंद उठाने के लिए पर्यटकों का जो आना है वो लगा ही रहता है। बिल्कुल। और सांगला वैली पहुंचने का बहुत आसान तरीका है। इसके लिए दिल्ली से आप अगर जा रहे हैं तो बस लेकर सीधा सांगला वैली पहुंच सकते हैं। शिमला से बस, टैक्सी या कैब लेकर आप सांगला घाटी जा सकते हैं। सबसे पास में कालका रेलवे स्टेशन है। कालका रेलवे स्टेशन से इस घाटी की दूरी करीब 288 किलोमीटर है। और सांगला घाटी जो सबसे पास है वो है जुबरहट्टी हवाई अड्डा। और हवाई अड्डे से जो सांगला घाटी है उसकी दूरी करीब 230 किलोमीटर है। और देखिए जो घाटियां होती हैं, खासकर अगर देखा जाए तो अब अभी के अगर वक्त में देखा जाए तो जो वादियां हैं यहाँ की ना, वो आरती बहुत अलग सी बड़ी ही खूबसूरत नजर आती हैं। क्योंकि देखिए धूप जो खिली खिली सी होती है, घाटियों में जो धूप जब खिलती है तो वहाँ की जो वन्य संपदा होती है वो बड़ी ही सुंदर लगती है, चमक हो जाती है। हाँ, चमक जाती है। और जहाँ पर नदियां होती हैं, क्योंकि वो बिल्कुल अनछुई सी जगह होती है। नहीं, देखिए शहरों में तो बहुत सारी भीड़ भाड़ आपको दिखाई देती है, लेकिन जो घाटियां होती हैं या कुछ दूर दराज के जो इलाके होते हैं, वहाँ की जो शांति होती है वो बड़ी ही मनोरम होती है, बड़ी खूबसूरत होती है। तो वहां जब जाना होता है तो फिर ऐसा लगता है कि बस यहीं रम जाएं, अब फिर कहीं जाने का और मन नहीं करता। सकारात्मक एक ऊर्जा सी भर जाती है अपने अंदर। हाँ, तो ऐसा ही एक गीत सुन लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। गाँव बड़ा प्यारा, मैं तो गया मारा आके यहाँ रे। उस पर रूप तेरा सादा, चंद्रमा जू आधा आधा जवान रे। गोरी तेरा
तेरा गाँव बड़ा प्यारा, मैं तो गया मारा, आके यहाँ रे, आके यहाँ रे। मोर के पाँव में पायलिया पहना दूं, कुहू कुहू गाती कोयलिया को फूलों का गहना दूं। यही घर अपना बनाने को पंच करे देखो, तिनके जमारे, तिनके जमारे। और तेरा गाँव बड़ा प्यारा, मैं तो गया मारा, आके यहाँ रे, आके यहाँ रे। रंग बिरंगे फूल खिले हैं, लोग भी फूलों जैसे। आ जाए एक बार यहाँ जो जाएगा फिर कैसे। झर झर झरते हुए झरने मन को लगे हरने, ऐसा कहाँ रे, ऐसा कहाँ रे। उस पर रूप तेरा सादा, चंद्रमा जो आधा, आधा जवारे, आधा जवारे। अनजान को ऐसे कोई नहीं अपनाता, तुम लोगों से जुड़ गए जैसे जन्म जन्म का नाता। अपनी धुन में मगन डोले लोग यहाँ बोले, दिल की ज़बारे, दिल की ज़बारे। गोरी तेरा गाँव बड़ा प्यारा, मैं तो गया मारा, आके यहाँ रे। उस पर रूप तेरा सादा, चंद्रमा जो आधा, आधा जवारे। देखिए आमतौर पर तो हम कहते हैं कि भाई लोगों में बड़ी मासूमियत होती है, लेकिन इन जगहों की अगर बात करें आरती और घूमने जाएं तो इन जगहों में भी बड़ी मासूमियत सी नजर आती है, बहुत ज्यादा, है ना। और लोग भी बड़े सीधे साधे होते हैं, बड़े अच्छे लोग होते हैं, एकदम अलग ही, पूरा लगता है कि हम पता नहीं कहाँ आ गए। जी और साथ ही वहाँ का खान पान भी एकदम अलग होता है सबसे। हाँ हाँ हाँ। हम यहाँ पे अलग है तो वहाँ पे बिल्कुल ही अलग, ऐसा लगता है कि हम पता नहीं, मन करता है कि चलो यहाँ का भी स्वाद ले लें, क्योंकि हर जगह का स्वाद लेना भी, जहाँ पे आप जाएं वहाँ का खान पान जरूर आपको एक बार स्वाद लेना चाहिए, ताकि पता चले कि वहाँ की क्या स्पेशलिटी है और यहाँ की क्या है। जी जी। और वैसे भी अगर देखा जाए तो भारत में इतनी सारी जगहें हैं,
तो अलग अलग जगह हैं और इसी वजह से हम एक दूसरे को जानते भी हैं। एक क्षेत्र से हटकर दूसरे क्षेत्र में जब हम जाते हैं तो फिर इसी तरह से संस्कृति का भी प्रचार प्रसार होता है। तो हम एक दूसरी जगह जाते हैं, उस जगह के बारे में भी, न सिर्फ वो जगह कितनी खूबसूरत है बल्कि वहाँ का खान पान, वहाँ का जो रहन सहन है, यहाँ तक कि वहाँ के लोग जो रहते हैं, जो घाटियों में लोग रहते हैं, उनकी जीविका का क्या साधन है, किस तरह के काम करते हैं और किस तरह से वो किस किस व्यवसाय में जुड़े होते हैं। तो ये भी बड़ी एक अलग सी चीज होती है कि मतलब देखिए शहर की जो आपाधापी होती है उससे बड़ी अलग जिंदगी होती है, तो बड़ा मजा आता है। तो सभी चीजों को जब हम देखते हैं तो एक संस्कृति कहते हैं ना कि चलती है। और हर शहर की अपनी एक पहचान होती है, तो वहाँ का खान पान भी उनकी एक पहचान होती है। तो हिमाचल प्रदेश का खान पान भी इसके खूबसूरत प्राकृतिक दृश्यों जैसा ही खूबसूरत है और स्वादिष्ट भी है। इसलिए यहाँ घूमने आए अगर आप तो इसका स्वाद अवश्य लीजिए। जैसे कि वहाँ का एक बहुत ही प्रसिद्ध व्यंजन है, व्यंजन क्या कहेंगे उसको, थाली ही बोलते हैं पूरा उसको, लेकिन उसका नाम है धाम। वहाँ पे उस थाली को धाम कहा जाता है। अच्छा। और इसके अंदर ये इस पूरी थाली में आपको दाल, राजमा, चावल, दही, ये सब चीजें दी जाती हैं और साथ में गुड़ के साथ में दी जाती हैं। वो चीज एक अलग हो जाती है। तो वैसे तो राजमा हम लोग भी खाते हैं, यहाँ पे चीजें खाते हैं, लेकिन वहाँ की दाल, वो राजमा, वहाँ पे जो चीजें होती हैं वो थोड़ी अलग होती हैं। तो वहाँ का स्वाद भी उसी हिसाब से वो बनाते हैं, तो वहाँ का स्वाद भी एकदम अलग ही होता है। तो और वहाँ के स्वादों से भरी हुई साथ ही वहाँ का तुलकिया भात, एक तरीके का पुलाव होता है जिसे तुलकिया भात कहा जाता है। अच्छा। उसमें बहुत ढेर सारी सब्जियां होती हैं, उसमें उसे मिला के उसमें बनाया जाता है और बहुत ही स्वादिष्ट भी होता है और बहुत ही हेल्दी भी होता है, बहुत ही आपके हेल्थ के लिए फायदेमंद भी होता है। और इसके अलावा माद्रा भी एक प्रसिद्ध व्यंजन है। और साथ ही अगर हम बात ना करें सिड्डू की, तो हिमाचल प्रदेश की बात खान पान की जो बात है वो अधूरी रह जाएगी। तो सिड्डू वहाँ बहुत पसंद किए जाते हैं और साथ ही हिमाचल का मुख्य एक कह सकते हैं व्यंजन है और बहुत ही पसंद किया जाता है, जो कि एक रोटी होती है समझ लीजिए। अच्छा। हाँ, एक खमीर अमीर उसमें उठा के उसे बनाया जाता है, उसमें बहुत सी चीजें भर के फिल करके बनाते हैं उसे और भाप में बनाते हैं। सबसे बड़ी बात, उसमें कोई तेल नहीं, कुछ नहीं, उसको भाप में पकाया जाता है। हाँ, उसे भाप में पकाया जाता है और बहुत ही स्वादिष्ट होती है वो, बहुत ही फायदेमंद भी होती है, मीठी भी बनती है और नमकीन भी बनती है। उसे चटनी बनाते हैं वो जिस तरह से उसके साथ में खाया जाता है, सच में उसका स्वाद ही कुछ अलग होता है। और खान पान के साथ में हम आपको बता दें, अब क्योंकि खान पान का नाम ले लिया है, हाँ। तो बहुत से लोगों को लगेगा कि हाँ अब हम जाएं वहाँ पे वहाँ जाके उसका स्वाद लें। हाँ। तो सांगला घाटी घूमने का अगर आपका जाने का मन है तो आप सबसे अच्छा समय है आपके लिए मार्च से जून तक का समय। तो वो उस समय वहाँ पे स्वर्गिक सौंदर्य बिखरा होता है, मतलब खासी अच्छी धूप निकल रही होती है और मतलब बहुत गर्मी नहीं होगी, ठंड भी बहुत ज्यादा नहीं होगी, तो एक ऐसा बसंत जैसा मौसम होता है। तो वहां पे जाना आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा उस समय। और वहां पे उस समय दिन का तापमान औसतन 28 डिग्री और रात का 15 से 18 डिग्री तक रहता है, जो कि बहुत ही सुहावना मौसम बना देता है और हमारी यात्रा को बहुत ही अच्छा कर देता है। और हाँ, बेहतर हुआ कि मॉनसून के समय आप बिल्कुल न जाइए वहां पे, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में वैसे भी मॉनसून के टाइम पे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि बारिश की वजह से फिसलन हो जाती है पहाड़ी क्षेत्रों में। तो वो खतरनाक साबित हो सकता है। और ज्यादातर लोग गाड़ियों से ही घूमना पसंद करते हैं, तो बड़ा खतरनाक हो जाता है। और ट्रैकिंग वगैरह रहती है, बहुत सी चीजें जो आप नहीं कर पाएंगे, फिर कोई फायदा नहीं जाने का कि आप पूरी तरह से घूम ना सकें उस क्षेत्र को। तो इतने सुहावने मौसम में आप जाइए जहाँ पे आप पूरी अच्छे से उसका लुत्फ उठाइए। जी। और लेकिन आरती एक बात और है कि जैसे जो घाटियों की बात होती है तो दिन बड़े ही सुहावने होते हैं, जैसा कि आपने बताया कि भाई जो सूरज की किरणें जब पड़ती हैं पहाड़ों पर या जो घाटियों पर, तो बड़ा ही सुंदर सा होता है। तो नहीं, ऐसा नहीं लगता कि यहाँ की रातें भी बड़ी सुहानी होती होंगी? बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। मतलब आप उनका वर्णन नहीं कर सकते, इतना सुंदर पूरा माहौल होता है कि दिन हो चाहे रात हो, बहुत ही खूबसूरत रहता है। बहुत बादलों से दूर और भी है एक जहां, चलो हम दिखाएं क्या है जिंदगी वहां। ये हसीन रात
निखार, आजा छेड़े दिल के तार, प्यार के तराने मिलके गाए साथ साथ। हो रही है आज दिल की धड़कने जवां, ऐसे में हुजूर मुझको ले चले कहाँ। बादलों से दूर और भी है एक जहां, चलो हम दिखाएं क्या है जिंदगी वहाँ, ये हसीन रात। पता है मेरी जान जा, यही तो है तेरे मेरे प्यार का जहां। इंतज़ाम में है कुछ नशा था मेहरबान, चलो कहीं और ढूंढे प्यार का जहां। ये हसीन रात, ये बहार, ये समा, ऐसे में हुजूर मुझको ले चले कहाँ। बादलों से दूर और भी है एक जहां, चलो हम दिखाएं क्या है जिंदगी वहाँ, ये हसीन रात। तो इतनी खूबसूरत रातें होती हैं। सच में। और देखिए नोकझोंक की जहाँ तक बात है आरती, तो नोकझोंक जब होती है तो अब जब बड़े होकर नोकझोंक होती है तो फिर मन में थोड़ा सा एक कहीं खलिश सी रह जाती है ना। लेकिन बचपन की जो नोकझोंक होती थी वो तो बिल्कुल ऐसे ही होता था कि बस नोकझोंक हुई और भूल गए, बहुत ज्यादा तो एक आध घंटा याद रहेगी, कभी कभी तो 10 मिनट भी नहीं याद रहती। तो हमारे श्रोताओं ने भी बचपन की जो ये नोकझोंक है भाई बहनों की, उसके बारे में खूब सारा लिखा हुआ है। तो एक श्रोता ने लिखा है कि बचपन में भाई बहन की नोकझोंक विषय से अपने बचपन की यादें तरोताज़ा हो गई। वैसे तो मेरी 3 बहनें मुझसे बड़ी हैं पर एक बहन मुझसे छोटी है, तो सबसे ज़्यादा मुझसे जो एक बहन बड़ी और दूसरी जो मुझसे छोटी है तो इन्हीं के साथ सबसे ज़्यादा खेला हूँ। और खेल कोई भी रहा हो, कुछ न कुछ हम लोगों के बीच खटपट हो जाती थी, कभी किसी खेल में चीटिंग करने पर या कभी कोई खेल अधूरा छोड़ देने पर। फिर बाद में अपने बच्चों जो कि 2 ही हैं और वो भी भाई बहन, तो यही सब जब उनके बचपन में उनके बीच होते देखा तो खुद की यादें ताज़ा हो जाया करती थी और चेहरे पर हल्की सी जो है वो कहते हैं ना कि एक ताजगी सी आ जाती, मुस्कुराहट आ जाती है। हाँ, और भी हमारे श्रोताओं ने लिखा, हमारी एक और श्रोता ने लिखा है कि बचपन बहुत अच्छा होता है, खूब लड़ाई करो, खूब दोस्ती करो, एक दूसरे की शिकायतें करो, सब माफ होता है और यही सब बातें याद बन जाती हैं। तो मेरे से सभी भाई बड़े हैं पर एक भाई से मेरी हमेशा नोकझोंक को होती थी। दोनों साथ में फिल्म भी देखने जाते थे, कभी नहीं ले जाते तो भी लड़ाई हो जाती थी। मेरी विदाई में मेरे भैया बहुत रोए। लेकिन देखिए एक बात आ रही है बार बार कि भाई नोकझोंक हो जाया करती थी। तो मुझे तो इसमें कुछ शक लगता है, क्योंकि ऐसा लगता है कि अब भी जब मिलते हैं तो नोकझोंक वो तो जरूरी है। हाँ, ये चलती रहती है। ये हमारे श्रोता बता नहीं रहे हैं, छुपा रहे हैं। एक श्रोता ने हमें बताया है। हाँ, अच्छा। वो कहती है कि मैं 2 भाइयों में सबसे छोटी लाडली बहन, मेरी नोकझोंक नहीं हुई लेकिन दोनों भाइयों की लड़ाई का शिकार जरूर हुई। बात यूं हुई कि दोनों एक दूसरे को लड़ाई में मार रहे थे। बड़े भाई ने बड़ा चम्मच उठाकर दे मारा और गलती से मैं बीच में आ गई तो मेरा दांत टूट गया। फिर माँ ने दोनों भाइयों को खूब मारा और डांटा। आज भी याद आती है बचपन की वो।
हाँ, तो भाई नोक झोंक तक ही रहे, इतना ऐसा ना हो जाए, तो ये देखने की भी बहुत जरूरत होती है। तो यहाँ तो अभिभावक भी आ जाएंगे फिर कि भाई इस तरह से नोक झोंक कैसे बढ़ गई, तो इसमें तो देखने की जरूरत है। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि बचपन में भाई बहनों में मीठी नोक झोंक, मुझे याद नहीं आता कि मीठी नोक झोंक तक ही रहती थी, भयानक लड़ाई झगड़ा होता था। पर यह भी याद है कि गलती किसी की भी हो, सजा सबको मिलती थी। फिर वो सारी, हाँ ये बात तो देखिए बिल्कुल ये होता था, सजा जितने भाई बहन है सबको मिलेगी, ताकि वो दूसरा वाला ये ना बाद में कहे कि भाई हमें नहीं तो बता, हमें तो डांट नहीं पड़ी, देखो तुम लोगों ने ऐसा किया तो तुम लोगों को पड़ी। फिर ये होता ना, हमें प्यार नहीं करते, उनको ज्यादा प्यार करते हैं। हाँ, तो फिर आगे लिखती हैं कि सजा सबको मिलती थी, फिर वो सारी शिकायत 1-2 घंटे की रहती थी, फिर वही भैया दीदी और बाबू का प्यार और ढींगा मस्ती शुरू हो जाती थी। हम भाई बहन आपस में इतने घुल मिलकर मतलब कि लड़ते झगड़ते भी, इन्होंने ब्रैकेट में लिखा है, रहते थे कि हमारे कोई बाहरी दोस्त नहीं बन पाए थे, और हर 1-2 दिन पर जो ये कहते हैं ना कट्टी बट्टी, वो मतलब एक बार कट्टी और एक बार फिर बट्टी, तो ये कट्टी बट्टी चलती रहती थी। पर ऐसा होता है कि भाई देखिए जो भाई बहन होते हैं उनकी नोकझोंक जो होती है, वो नोकझोंक तो होती है, लेकिन उस नोकझोंक में भी एक प्यार रहता है ना, तो वो बातें भी याद रह जाती हैं। जी, और एक हमारी श्रोता है वो लिखती हैं कि मेरी बड़ी दीदी हमें बात बात पर मारती थी, और एक बार मैंने उनका हाथ पकड़कर जोर से पटका, फिर वो मेरे से डरती थी और हाथापाई मेरे साथ नहीं करती थी, फिर वो मेरी छोटी बहन को मारती थी। भाई देखो ये है कि ये नोकझोंक से ये तो फिर बात अलग जा रही है, तो एक गीत सुन ले क्या तब तक, पढ़ लो फिर सुन लेते हैं। हाँ, मैंने फिर वो कह रही हैं कि मैंने उनको कहा कि फिर मैंने, लेकिन ये भी कह रही हैं कि लेकिन इस बात से ऐसा भी कुछ नहीं हुआ, मैं आज भी उनकी अपनी बड़ी दीदी की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। तो रिस्पेक्ट भी है, मतलब ये मारपीट तो छोटी मोटी जो लड़ाई झगड़े होते हैं तो होते ही रहते हैं, सभी में होते हैं, लेकिन ये है रिस्पेक्ट हमेशा बनी रहती है, जो बड़े होने के बाद रहता है कि फिर वही भाई बहन याद आते हैं हमें। ये भी बड़प्पन है ना कि देखिए मारपीट हो, लड़ाई झगड़ा हो, उसको भी हम नोकझोंक ही कहते हैं। जी बिल्कुल।
डाली के फूल मैं ना भूला तू कैसे मुझको गई भूल। हाँ देखो हम तुम दोनों हैं एक डाली के फूल मैं ना भूला तू कैसे मुझको गई भूल। हाँ मेरे पास आ कह दो कहना है 1000 में मेरी बहना है। सारी उम्र हमें संग रहना है। फूलों का तारों का सबका कहना है। एक और श्रोता है जो कहते हैं कि हर भाई और बहन के बीच तकरार और कहासुनी बचपन के दिनों में बार बार होती रहती है और इसी तकरार में अगर सुबह में तकरार हुई तो सुबह से ही बातें बंद हो जाया करती थी और शाम होते होते फिर बातें शुरू हो जाया करती हैं और शाम को फिर लड़ाई हुई तो बात बंद और बिस्तर पर जाने के बाद अगर भाई बाएं करवट सोया तो बहन दाहिने करवट सो जाती है। फिर सुबह होने पर वही भाई बहन पानी के अपने भाई के लिए पानी लेकर आती है और स्कूल जाते जाते रास्ते में ही दोस्ती हो जाती है। तो ये देखिए ये बड़ी अच्छी सी बात है और शायद बड़े होने पर ऐसा संभव नहीं होता लेकिन होना यही चाहिए बिल्कुल कि अगर इसी तरह की संभावनाएं बड़े होने पर भी रहें लोगों के बीच थोड़ी बड़ी तकरार हो जाए तो हो जाए लेकिन फिर उसको ज्यादा समय तक जहन में नहीं रखना चाहिए। वो तकरार या वो नोकझोंक मीठी होनी चाहिए। हाँ मीठी सी होनी चाहिए बिल्कुल भी उसको कहने का मतलब दिल से नहीं लगाते हैं। बचपन में जो नोकझोंक होती है भाई बहनों के बीच में तो उसको दिल से नहीं लगाते हैं। या तो आप ये भी कह सकते हैं कि भाई उम्र का भी एक तकाजा होता है कि बहुत छोटी सी उम्र होती है तो कितना अच्छा होता है बचपन और कितनी अच्छी होती है बातें कितनी अच्छी होती है तकरारें जी है ना। और अब सखी सहेली कार्यक्रम से चलने का वक्त हो गया है तो सभी को संगीता श्रीवास्तव और आरती श्रीवास्तव का नमस्कार। सखी सहेली